नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय की। 4 क्लासें पहले हो चुकी है और 5वीं क्लास आज होने वाली है। ये क्लासें उनके लिए महत्वपूर्ण है जो बच्चे विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के इच्छुक है। सर्दी की छुट्टियों में जो पढ़ नहीं पा रहे हैं या जिनके विद्यालय में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर उपलब्ध नहीं है या फिर जिनको समझ में नहीं आता है, उनके लिए शानदार तरीके से क्लास है। पूरी क्लास को अंतिम समय तक देखिए तो आपको मज़ा आ जाएगा। सभी क्लासों का पहले पार्ट का एक ही वीडियो अंतिम समय में पूरा होने के बाद आपको अलग से मिल जाएगा। अभी छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आप रोजाना देखिए तो आपकी अपडेट होती रहेगी और जो चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो चीज़ आपको लिखते रहे। आज बात करेंगे शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। मानचित्र 1 में चहुंद्रों को चिन्हित कीजिए। यह मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेयर बस्ती है। यानी मोहनजोदड़ो बहुत बड़ी बस्ती थी। इसके अलावा चहुंद्रो जो है वो छोटी सी बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। तो आपके प्रश्न बनता है कि शिल्प उत्पादन में संलग्न सबसे महत्वपूर्ण बस्ती कौन सी थी? शिल्प उत्पादन में चहुंद्रो। शिल्प कार्यों में मनके बनाना। अब शिल्प कार्य में कौन कौन से कार्य आते हैं इसको अंडरलाइन करके आप लिख लेना। मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाढ़ बनाना सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्निलियन सुंदर लाल रंग का जो होता था उसको कार्लियन कहा जाता था। जेस्पर, स्फटिक, क्वार्टज, सेल खड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातु तथा शंख शंख और फयांस और पक्की मिट्टी सभी प्रकार के मनके बनाने में होता था। यानी शिल्प उत्पादन में चहुंद्रो फेमस था। चहुंद्रो के अंदर धातुओं के, पत्थर के और मिट्टी के सभी प्रकार के मनके वगैरह बनाए जाते थे। कुछ मनके दो या अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर, जैसे आप चित्र के अंदर देख ही सकते हो, चित्र में दिखा रखा है। तो कुछ मनके दो या अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार हो सकते हैं, बेलनाकार हो सकते हैं, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित भी हो सकते हैं। कुछ इस प्रकार से औजार तथा मनके, ये औजार दे रखे और मनके दे रखे जो माला बनाने के मनके, अलग अलग प्रकार के मनके बनते थे। इसके बाद आगे बात करते हैं। किरण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया और कुछ पर रेखाचित्र उकेरे गए हैं। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। सेल खड़ी जो एक मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता था। यानी सेल खड़ी क्या है, इस पे स्पष्ट कीजिए। बार बार बोर्ड में प्रश्न बनता है तो इसको भी आप लिख ले कि एक मुलायम पत्थर है। कुछ मनके सेल खड़ी चूर्ण के लेपन को सांचे में डालकर तैयार की जाती है। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेल खड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, ये प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। इसको चित्र की बात करते हैं हम। चित्र दे रखा है, देखिए आप। मिट्टी से बनी वस्तुएं और मृदभांड, इनमें कई पुरावस्तुएं दिल्ली के संग्रहालय या लोथल के संग्रहालय, लोथल जो गुजरात के अंदर है, देखी जा सकती हैं। पुरातत्वविद या इतिहासकार द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनके को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। यानी इसको आग में पकाया जाता बनाकर। पत्थर के पिंडों को अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, यानी अलग अलग आकार में तोड़ के उसको पीस के बनाया जाता था। फिर बारीकी से सल्क निकालकर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ये प्रक्रिया पूरी होती थी। अब आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इम्पोर्टेंट बोर्ड के हिसाब से, उसको आप देख लीजिए, लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। प्रश्न क्या बनेगा? चहुंद्रो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। तो छेद करने के विशेष उपकरण कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो चहुंद्रो, लोथल और धोलावीरा। तो चहुंद्रो जो पाकिस्तान के अंदर है और लोथल और धोलावीरा जो दोनों जो है वो गुजरात के अंदर है। यदि आप मानचित्र 1 में नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित करें, नागेश्वर और बालाकोट गुजरात के अंदर है दोनों, तो आप पाएंगे कि दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप है, यानी अरब सागर के किनारे है गुजरात वाले इलाके में। ये शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़िया, करछिया तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं। यानी शंख से कौन कौन सी वस्तु बनाते? शंख जो समुद्र के किनारे मिल जाते बहुत सारे, उनसे चूड़िया भी बनती थी। करछिया और पच्चीकारी की वस्तु के सामान का निर्माण भी करते थे। वस्तुओं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे और जहां से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। यानी बालाकोट और जो स्थान थे नागेश्वर और बालाकोट, यहाँ से वस्तुओं को बनाकर दूसरे स्थानों पर भेजा जाता था। जैसे चित्र दे रखा है आपको गुजरात के अंदर, ये नागेश्वर का और बालाकोट का, यहाँ से वस्तुओं को बनाकर विशिष्ट दूसरी बस्तियों में भेजा जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चहुंद्रो और लोथल से तैयार माल मनके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर ले कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो
मनके आते थे वो कहाँ से आते थे? तो मनके जो आते थे वो चौंद्रो और लोथल, यानी मनके बनाने के प्रसिद्ध स्थल कौन से हैं? 2 के नाम लिखिए, तो चौंद्रो और लोथल, इसको आप जरूर कॉपी में लिख लें। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये मूर्ति दिख रही है आपको, उत्पादन की पहचान कैसे करते थे, तो उसके बारे में बात करते हैं। उत्पादन केंद्रों की पहचान। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं: प्रस्तर पिंड, प्रस्तर यानी पत्थर, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसे कच्चा माल, औजार यानी तांबे के कच्चे माल को इनको अपूर्ण वस्तु और त्याग दिया गया तथा कूड़ा करकट। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतक में से एक है, यानी बहुत सारे कूड़ा करकट मिले हैं। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तु बनाने के लिए प्रयुक्त होता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। यानी शिल्प उत्पादन का कार्य चहुंद्रो और लोथल के अलावा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में किया जाता था, लेकिन छोटे स्तर पर ज़्यादा किया जाता था। ये बर्तन देख सकते हैं आप, चित्र। अब आगे बात करते हैं माल संबंधी नीतियाँ, यानी आप देख सकते हो ये तांबे व कांसे के बर्तन दे रखे हैं। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ, जैसा कि स्पष्ट कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थी, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाना पड़ते। बैलगाड़ियों के मिट्टी के बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। यानी बैलगाड़ी जो थी वो महत्वपूर्ण साधन था वस्तु को लाने ले जाने के लिए और बैलों के खींचने के माध्यम से एक स्थान दूसरे स्थान पर परिवहन का। सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग होता था। सिंधु नदी यानी सबसे बड़ी सिंधु नदी, और उपनदी का मतलब होता है जो छोटी छोटी नदियाँ जो सिंधु नदी में आके मिलती है, उसका प्रयोग भी एक तरह से जल मार्ग के रूप में किया जाता था। आगे बात करते हैं उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाले माल। उपमहाद्वीप यानी भारत के अंदर माल कहाँ से आता था, कच्चा माल या पक्का माल? तो हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के कई तरीके अपनाते। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, दोनों गुजरात के अंदर, जहाँ शंख आसानी से उपलब्ध थे, तो ये आप लिख लेना कॉपी में कि शंख आसानी से कहाँ उपलब्ध थे, नागेश्वर और बालाकोट दोनों गुजरात में बस्तियाँ स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य पुरा स्थल थे सुदूर अफगानिस्तान में सोर्तुगई। अफगानिस्तान में सोर्तुगई जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्दी मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। यानी लाजवर्दी मणि कहाँ से बनाई जाती है, प्राप्त होती है, तो अफगानिस्तान के सोर्तुगई नामक स्थान से, इसको भी आप लिख ले। इसके अलावा लोथल जो कार्निलियल गुजरात में बड़ोच, लोथल गुजरात के अंदर, कार्निलियल यहाँ से प्राप्त होता है। गुजरात में जो बड़ोच बंदरगाह यहाँ से, सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात, दक्षिणी राजस्थान जो गुजरात के जस्ट पास में पड़ता है, और उत्तरी गुजरात से, और धातु राजस्थान के स्रोतों के निकट स्थित धातु राजस्थान से प्राप्त करती, जैसे खेतड़ी वाला स्थान, इस प्रकार से। और आगे बात करते हैं तो कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी। राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत यानी कर्नाटक के आसपास वाला इलाका सोने के लिए प्रसिद्ध था। इस क्षेत्र में अभियान भेजना, इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में ज्यादा मिलने वाले हड़प्पाई पुरातस्तु ऐसे संपर्कों के संकेतक है। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया है। इसको आप अंडरलाइन करके लिख लेना। यानी खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है, तो गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के विशिष्ट ब्रह्मांड हड़प्पाई ब्रह्मांडों से भिन्न थे। यानी गणेश्वर जोधपुरा के जो बर्तन थे वो हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों से कुछ अलग थे तथा यहाँ तांबे की वस्तुओं का असाधारण संपदा मिली है। तांबे का प्रयोग ज़्यादा होता था क्योंकि खेतड़ी के अंदर बहुत सारा तांबा मिलता था। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। हो सकता है तांबा यहाँ से राजस्थान से जाता हो हड़प्पा। ये नक्शा देख सकते हो, नक्शे के अंदर आप आराम से देख सकते हो ये हड़प्पा सभ्यता जो पाकिस्तान के अंदर है। मेलुहा ये स्थान का नाम दे रखा है जो गुजरात के अंदर है आसपास। और सुतका गेंडोर जो पाकिस्तान के अंदर है। ये दिलमुन, मगान, मेसोपोटामिया, यहाँ पे व्यापार होता था। उरुक शहर मेसोपोटामिया के यहाँ तक व्यापार होता था। यानी समुद्री मार्ग से भी व्यापार होता था और स्थल मार्ग से भी इस प्रकार से व्यापार होता था। ये नक्शे के माध्यम से आप देख सकते हो। पश्चिमी एशिया दे रखा है। उसके बाद आगे बात करते हैं सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। सुदूर यानी कौन कौन से क्षेत्रों से संपर्क था। हाल ही में कई पुरातत्व की खोजें इंगित करती है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप, अरब सागर के आसपास दक्षिण
हाल ही में सुदूर शत्रु संपर्क हाल ही में हुई पुरातात्विक खोज इंगित करती है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों में निकल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। यानी तांबे के अंदर हड़प्पा से जो प्राप्त सामग्री इनमें निकल मिला है। संपर्क और भी संकेत करते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार के पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान यानी बर्तन मिला है, जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी हुई है। ओमान स्थल से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा बना हुआ और हो सकता है ओमान उसको निर्यात किया गया हो। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती थी। यानी तरल पदार्थ के रिसाव के लिए हमें यह नहीं पता है कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे, यानी वस्तु विनिमय के माध्यम से। ओमान में मिली एक हड़प्पाई मर्तबान, यानी ये मर्तबान यानी चित्र देख सकते हैं आप, ये मर्तबान का जो नीचे से पेंदा सकड़ा है और ऊपर से मुंह इसका चौड़ा है, तो ये ओमान से मिला है और हड़प्पा की बनाई हुई वस्तु है। उसके बाद आगे बात करते हैं। चित्र दे रखा है आपको मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट प्रकार की बेलनाकार मोहर है, परंतु इस पर बना कुबरदार वृषभ यानी बेल, यहाँ पे बेल का चित्र दे रखा है। चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया है, सिंधु सभ्यता से लिया गया है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त होता है, यानी मगान शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, ओमान के लिए, इसको भी आप लिख ले, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं, यानी यहाँ पे भी तांबे का उत्पादन होता था। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे के में भी निकल के अंश मिले हैं, यानी यहाँ पे भी निकल पाई जाती थी तांबे के अंदर। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाले अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरें मिली है, बाट मिले, पासे मिले तथा मनके शामिल है। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन, बहरीन द्वीप, मगान और मेलुहा संबद्ध हड़प्पा क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त करते थे, तो इसको भी आप आराम से लिख ले। यहाँ से भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मेसोपोटामिया के लेख में दिलमुन, मगान और मेलुहा किसके लिए प्रयुक्त होता था, तो ये हड़प्पावासी क्षेत्र के लिए शब्द का प्रयोग करते थे। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करता है। कार्निलियन मिला है, लाजवंत मणि मिली है, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक बताता है कि तुम्हारा हजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। हजा प्रसाद पक्षी के बारे में बता रहा है, राजप्रसाद मतलब महल। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हजा पक्षी मोर रहा होगा, मोर को कहते होंगे, क्या यह नाम उसकी अपनी आवाज़ से मिला था। ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन तथा मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था, यानी यहाँ पे व्यापार समुद्री मार्ग से होता था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं, इसको आप अंडरलाइन करके लिख लेना कि नाविकों का देश किसको कहते हैं। मेसोपोटामिया के लेख में मिला है कि मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मोहरों तथा जहाजों तथा नावों के चित्रांकन पाते हैं, यानी मोहरों के ऊपर आपको नाव और जहाज के चित्र देखने को मिल जाएंगे। यानी ये दे रखे नाव और जहाज के चित्र आपको मिल जाएंगे। नाव के चित्र जो दे रखा है ये नीचे देख सकते हैं आप, मोहर बनी हुई है नाव की, इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जहाज और नावों के चित्र, ये मोहर बनी हुई है और चित्र दे रखा है। उसके बाद ये मोहरें दे रखी, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ जो बनी हुई होती थी मोहरों के ऊपर, ये दे रखी है आपको। मोहरे लिपि तथा बाट के बारे में हम डिटेल से अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की क्लासें लगातार आपकी आती रहेगी और आप देखकर इनको आराम से बोर्ड में अच्छे अंक ला सकते हो और कंपटीशन वाले भी आराम से लिखकर अपने सिलेक्शन करवा सकते हो। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।